हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में नेचर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में समझेंगे। तो ये बीएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर टॉपिक है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक है नेचर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। भरोसा रखिए, ये जो 10-15 मिनट की वीडियो कंप्लीट देखने के बाद ये टॉपिक आपके माइंड में सेट हो जाने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी सब्जेक्ट की। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी है तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षणिक प्रकाशन होता है, ये एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूअस है, लगातार चलते रहती है सतत, और गतिशील है, उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है, एम ओरिएंटेड प्रोसेस है। क्या 3 शब्द याद रखने हैं, सतत, गतिशील, उद्देश्य उन्मुख प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य, अब मुख्य उद्देश्य की बात कर रहे हैं, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। जो भी एजुकेशन एम है ना, उसकी प्राप्ति करना है, लेकिन जो मानवीय और भौतिक संसाधन जो का समुचित उपयोग करके, ठीक है, जो भी उपलब्ध मानवीय या फिर भौतिक संसाधन है उनका समुचित उपयोग करके जो एजुकेशन के एम्स है उसकी प्राप्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह केवल विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के दैनिक कार्यों के संचालन तक सीमित नहीं है। स्कूल या फिर जो संस्थान होते हैं उनके दैनिक कार्यों तक संचालित नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, क्या क्या चीजें याद रखेंगे आप, देखिए, बल्कि मानव व्यवहार के साथ साथ सामाजिक आवश्यकता, मानव व्यवहार, सामाजिक आवश्यकताओं और संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व, निर्णय निर्माण, परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। देखिए, एक स्कूल को संचालित करना तक ठीक है, लेकिन जो मानव का व्यवहार है, उसका नेचर है, और उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएं, क्या मानव की सामाजिक आवश्यकताएं हैं, और जो एक संगठनात्मक संरचना है हमारी सोसाइटी में, और जो उसका नेतृत्व और निर्णय निर्माण, साथ ही साथ परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाने का कार्य। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा और परिस्थितियां भी बदलेंगी ना, सब अभी जैसे हमारा एजुकेशन किस अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अभी यहाँ पे जो सारा चीज़ें डिजिटल हो रहा है, एआई वगैरह का यूज़ हो रहा है, जैसे आप डिजिटली ये लेक्चर पढ़ पा रहे हैं, तो हमने एजुकेशन को इस अकॉर्डिंग चेंज कर दिया, परिस्थिति के अकॉर्डिंग। और पहले चीज़ें अलग थी, हम स्कूल या फिर कॉलेज जाके प्रॉपर क्लासेस वगैरह लेके ही पढ़ पाते थे, लेकिन अब हमारे पास बाकी सारे सोर्सेज भी हैं पढ़ने के ना, तो परिस्थिति के अनुसार शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभावी बनाने के लिए कार्य करा जा रहा है। ये सारे सोर्स आपको स्कूल में भी इजीली अवेलेबल हो, इसीलिए डिजिटल बोर्ड्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, उस तरह से क्लासेस हो रही है। तो ये शिक्षा व्यवस्था को भी जिस अकॉर्डिंग परिस्थिति बदल रही है उस अकॉर्डिंग प्रभावी बनाने का कार्य भी यही करता है। साथ देखिए आगे देखते हैं, इसकी प्रकृति बहुआयामी है, सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं है, बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड है, जिसे निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे अच्छे से, उसके माध्यम से इसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। सबसे पहले मानवीय प्रक्रिया, ठीक है, ह्यूमनेटिक प्रोसेस। तो मानवीय प्रक्रिया की जो मीनिंग है पहले वो समझते हैं। मानवीय प्रक्रिया में जो केंद्र बिंदु होता है शैक्षिक प्रकाशन का, वो मनुष्य होता है, और इसका जो संबंध रहता है वो केवल भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक संसाधनों के प्रबंधन से नहीं। तो हमने बोला जो यहाँ पे है मानवीय प्रक्रिया के अंदर है, जो मेन इसका रोल रहेगा, वो केंद्र रहेगा, वो मनुष्य रहेगा, लेकिन मनुष्य से भी इसका संबंध सिर्फ भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला या अन्य संस्थानों का प्रबंधन से नहीं है, बल्कि देखो सेंटर पर केंद्र जो है उसका मनुष्य है, लेकिन इसका संबंध देखो, मनुष्य को पुस्तकालय, प्रयोगशाला या फिर जितने भी भौतिक संसाधन है वो प्रोवाइड करा देना ही इसका एम नहीं है, बल्कि जो शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारियों के व्यवहार प्रेरणा के संबंध से है। शिक्षक विद्यार्थी हो गए, या फिर पेरेंट्स अभिभावक हो गए, प्रधानाचार्य हो गए, अन्य कर्मचारियों का व्यवहार किस अकॉर्डिंग होना चाहिए, कैसे उसके व्यवहार को बनाया जा सकता है, और कैसे एक टीचर प्रेरणादायक हो सकता है विद्यार्थियों के लिए, या फिर प्रधानाचार्य अगर प्रिंसिपल है तो वो अपने स्कूल के स्टाफ टीचर्स के लिए कैसे प्रेरणा का स्रोत होगा, उनके बीच क्या संबंध होगा, ये सारी चीजों का यही दिखेगा। अब देखते हैं विस्तृत व्याख्या, जो इसका हमने पूरा टॉपिक मानवीय प्रक्रिया देखा, ये अभी हमने मानवीय प्रक्रिया का अर्थ देखा। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व को के सर्वांगीण विकास से है, देखिए, मानव व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट से है। अतः शैक्षिक प्रशासन में मानवीय भावनाओं, व्यक्तिगत भिन्नताओं, आवश्यकताओं तथा पारंपरिक संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर जो मानवीय भावनाएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, और साथ ही साथ आवश्यकता तथा पारंपरिक संबंधों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये अभी हमने चीजें आगे समझी थी, वही है। अब देखो, इसका कार्य केवल आदेश देना नहीं, बल्कि व्यक्ति को प्रेरित करना है, सहयोग देना है और समन्वय स्थापित करना है। सिर्फ ऑर्डर ही नहीं देगा, वो उसको व्यक्ति को मोटिवेट करेगा, उसका सहयोगी बनने की कोशिश करना है और उसके साथ समन्वय स्थापित करना है, ठीक है।
और मानवीय भावनाएं, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सारी चीज़ें हमने समझ दी। अब क्यों हम बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी मानवीय प्रकृति है, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का विकास करना है, इसीलिए प्रशासन का मुख्य केंद्र मनुष्य है। ये चीजें आप समझ गए। हम क्यों बोल रहे हैं कि मुख्य केंद्र क्या है? मनुष्य है। क्योंकि जो एजुकेशन है इसका मेन एम तो यही है ना कि मनुष्य का विकास हो, डेवलपमेंट हो। और उसके बाद आगे समझते हैं कैसे। अब एम पता चल गया कि मनुष्य का विकास हो, तो वो कैसे इसका मनुष्य का विकास करेगा? उसको प्रेरणा देके, उसका सहयोग करके, नेतृत्व करके, स्वस्थ मानवीय संबंधों के माध्यम से वो विकास कर सकता है। मनुष्य को मोटिवेट करेगा, उसका साथ ही साथ उसके अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा मनुष्य के साथ। अब उदाहरण से इस टॉपिक बात को समझते हैं। यदि किसी शिक्षक का कार्य निष्ठापन कमजोर है तो प्रधानाचार्य उसे दंडित करने के बजाय जो प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। अगर एक प्रिंसिपल है और कोई टीचर अपना कार्य है उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है, कमजोर है वो अपने कार्य के निष्पादन में, तो वो क्या करेगा? प्रिंसिपल का क्या काम है? प्रिंसिपल का ये उसको डिमोटिवेट करने का या फिर दंड देने का काम नहीं है। उसका क्या काम है? उसको बोलना है कि आप पहले ट्रेनिंग लो, प्रशिक्षण लो, मार्गदर्शक उसका करने का काम है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल उसे प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहन और प्रदान करने का काम करेगा। ये चीजें आपको समझ आ गई हो। और इसी के लिए यहाँ पे जो एंटन में यो है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है। वो बोलते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ने प्रशासन के मानवीय पक्ष पर विशेष बल दिया है। तो इन्होंने एक अपनी अप्रोच दी थी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। कौन है? एंटन मेवो। इन्होंने प्रशासन के मानवीय पक्ष पर विशेष बल दिया था। यकीन रखिए, अगर आप ना इस तरह से चीजों को समझेंगे और करेंगे तो आप लास्ट में बहुत कुछ सीख पाएंगे। हमने सबसे पहले अभी क्या समझा? आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट ये पूरा वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक का माइंड मैप बनाने का कोशिश करना है। और जो भी माइंड मैप बना रहे हैं वो आप मुझे भेज भी सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। तो हमने ये पढ़ा। अब जो टोटल डिस्कशन यही निकला कि जो शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है। तो इस अकॉर्डिंग हमने चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा किस अकॉर्डिंग जो शैक्षिक प्रशासन है वो एक मानवीय प्रक्रिया है। अब हम दूसरा देखते हैं और अब देखते हैं कि जो सोशल प्रोसेस कैसे है एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके नेचर की बात कर रहे हैं ना हम। तो सोशल प्रोसेस पहले तो अर्थ समझते हैं, सामाजिक प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या है? तो शिक्षा समाज के अभिन्न अंग है, विद्यालय समाज का एक लघु रूप है। तो जो शिक्षा है वो अभिन्न अंग है सोसाइटी का, और विद्यालय जो है वो समाज का एक लघु रूप है, यानी मिनिएचर सोसाइटी माना जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सामाजिक मूल्यों, संस्कृति और सामुदायिक आवश्यकताओं को प्रभावित भी ये करता है। कौन? जो शैक्षिक प्रकाशन है। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ पाए। क्या याद रखना है? शिक्षा समाज का अभिन्न अंग है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसीलिए जो शैक्षिक प्रशासन है ये इसका सामाजिक मूल्यों, संस्कृति तथा सामुदायिक आवश्यकताओं को प्रभावित करता है। अब देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या किस अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। विद्यालय समाज से पृथक नहीं है, क्या है? सोसाइटी से। जो स्कूल्स हैं वो डिफरेंट नहीं है, पृथक नहीं है। समाज की बदलती आवश्यकताओं एवं मूल्यों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना प्रशासन का दायित्व है। यानी जैसे जैसे सोसाइटी की नीड्स बदल रही है उस अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसको चेंज करना, ये जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसका दायित्व है। और प्रशासन समाज और विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करता है। सोसाइटी समाज और विद्यालय के बीच समन्वय स्थापित करता है। तो जैसे देखो सोसाइटी आपकी बदला नहीं रूल। हाँ, तो उस अकॉर्डिंग जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन आया शिक्षा व्यवस्था भी बदली। आप लोग देख पा रहे होंगे कैसे कैसे एजुकेशन डिजिटल हो गई है, क्योंकि सोसाइटी को नीड है इसलिए वो हो गई है। सोसाइटी को नीड है कि एआई बच्चा पढ़े, सोसाइटी को नीड है कि टूल्स के बारे में बच्चा समझे। तो उस अकॉर्डिंग एजुकेशन भी चेंज हो रही है धीरे धीरे। अब आगे देखते हैं क्यों एक सामाजिक प्रोसेस है ये, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज के लिए योग्य नागरिक तैयार करना है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि जो एजुकेशन है उसका मेन एम ही ये रहता है कि समाज के लिए वो एक योग्य नागरिक तैयार करे। और जो कैसे तैयार करेगा? फिर सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करके। जो सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करे, उसी के अकॉर्डिंग अपने जो कार्यक्रम है उनका निर्माण करे। तो क्यों और कैसे क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एक सोशल प्रोसेस है। उसके बाद कैसे, अगर वो सोशल प्रोसेस है तो वो अपने काम को कैसे करेगी, इसलिए इस वीडियो में क्यों और कैसे का कॉन्सेप्ट मैंने ऐड करा है टॉपिक को समझाने के लिए आपको। अब देखते हैं उदाहरण। जो एक उदाहरण से समझते हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय द्वारा जागरूक अभियान चलाना। जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो विद्यालय है वो जागरूकता अभियान चलाया विद्यालय ने, अभी भी चलाए जाते हैं। क्योंकि अब क्या है, इक्वालिटी देखने को मिल रही है सोसाइटी में, जिस अकॉर्डिंग बॉयज को एजुकेट होना जरूरी है उस अकॉर्डिंग गर्ल्स का एजुकेट होना भी जरूरी है। इसीलिए पहले इस तरह के अभियान चलाए गए थे बालिका शिक्षा को लेके, और चेंज देखने को भी मिला। अभी हम सोसाइटी में देख सकते हैं कि बराबरी के साथ गर्ल्स भी आगे आके काम कर रही है। और
ये एक फायदा ही बोल सकते हैं एजुकेशन को बढ़ावा देने का। अब जो जॉन डेवी है, इन्हें विद्यालय को मिनिएचर सोसाइटी कहा है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या फिर आप अगर इस तरह के क्वेश्चन अपने जो एग्जाम है उसमें याद रख पाते हैं कि जॉन डेवी ने विद्यालय को मिनिएचर सोसाइटी करा है, तो आप बाकी लोगों से 1 मार्क्स प्लस पे ही रहेंगे। आगे देखते हैं, टोटल लास्ट में कंक्लूजन यही निकला कि जो शैक्षिक प्रकाशन है ये एक सामाजिक प्रोसेस है। अब देखते हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कैसे है ये। तो देखिए, शैक्षिक प्रकाशन समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र तथा लोक प्रशासन जैसी सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। कौन कौन से सिद्धांतों को? समाजशास्त्र के, मनोविज्ञान के, अर्थशास्त्र के और लोक प्रशासन के सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों प्रभावित करता है। क्योंकि शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार एवं समाज से है। एजुकेशन का जो संबंध है वो है मानव व्यवहार और समाज से। इसीलिए प्रशासनिक निर्णय लेते समय मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को ध्यान दिया जाता है। देखिए, अगर कोई डिसीजन आ रहा है सोसाइटी में, तो उस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस डिसीजन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मनोवैज्ञानिक तरीके से भी सोचा जाएगा, सामाजिक तरीके से भी सोचा जाएगा और आर्थिक कारकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब क्यों हम बोल रहे हैं कि एक ये सामाजिक प्रक्रिया है? क्योंकि शिक्षा स्वयं एक सामाजिक प्रक्रिया है। देखो, हम इसके अंदर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान को ये इफेक्ट कर रहा है, तो इसका जो मेन बात है ना वो यही है, क्योंकि जो शिक्षा है स्वयं एक कैसी प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं कैसे ये सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को प्रभावित करती है। एक तो इसका मेन रीजन है कि सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत एवं अनुसंधानों के आधार पर नीतियां और योजनाएं बनाकर। तो देखिए, अगर हम जो सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांत है ना, यानी जो मानव व्यवहार है, मनोविज्ञान है, इन सभी चीजों के सिद्धांत है, इसके अनुसार अगर नीतियां, अगर योजना बनाए तो हम ये चीजों को कर सकते हैं। अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं। विद्यार्थियों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण पद्धति का चयन करना। तो पहले तो हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखना पड़ेगा ना, क्यों हमको ये सब्जेक्ट पेडागोजी वगैरह पढ़ाई जाती है, वो तो ठीक है, टीचिंग मेथड वगैरह चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में देखा होगा तो सोशलॉजी वगैरह पढ़ रहे थे हम, मतलब सोशलॉजी के टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने उसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ा, समाज के बारे में पढ़ा और भी चीजें पढ़ी। तो यहाँ पे वही है कि मानव व्यवहार के बारे में एक टीचर को पता होना जरूरी है। तो विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार तभी टीचर अपने टीचिंग मैथड को समझ पाएगा। अब इसी चीज को आगे समझते हैं कि जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को अप्लाइड सोशल साइंस भी माना जाता है। इस कौन कहते हैं ये, जो लास्ट में फाइनल कंक्लूजन ये भी बोल सकते हैं कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अप्लाइड सोशल साइंस है। सोशल साइंस को एप्लीकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। अब तो लास्ट में डिस्कशन यही निकला कि शैक्षिक प्रकाशन सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण नेचर भी हो गया कि ये सामाजिक विज्ञान का एक अंग है। अब कैसे ये आर्ट एंड साइंस, कला और विज्ञान का समन्वय भी है, आर्ट्स और साइंस का, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, शैक्षिक प्रशासन विज्ञान है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत, नियम एवं प्रक्रिया है। क्या है? इसके अपने सिद्धांत है, नियम है और प्रक्रिया है। ये विज्ञान होने का रीजन है क्योंकि प्रभावी नेतृत्व, प्रेरणा और निर्णय निर्माण व्यक्तित्व कौशल पर निर्भर करता है। क्यों ये कला है? क्योंकि जो प्रभावी नेतृत्व है, प्रेरणा है और निर्णय निर्माण है, वो व्यक्तित्व कौशल पर निर्भर करता है। तो इस तरह से चीजें हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले चीजों को समझे। जो शैक्षिक प्रशासन है वो विज्ञान होने का रीजन है कि ये सिद्धांत, नियम एवं प्रक्रिया, इसके अपने सिद्धांत है, नियम है, प्रक्रिया। कला होने का रीजन है कि एक प्रभावी नेतृत्व होना, प्रेरणा प्रोवाइड करना एवं निर्णय निर्माण व्यक्तित्व कौशल पर यह डिपेंड है। अब देखिए, विस्तृत व्याख्या। वैज्ञानिक सिद्धांत प्रशासन को दिशा प्रदान करते हैं। ये क्या प्रदान करते हैं? प्रशासन को। वैज्ञानिक जो सिद्धांत है वो प्रशासन को दिशा प्रदान करे, जबकि जो व्यवहार कुशलता एवं अनुभव प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं। जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो प्रशासन को दिशा प्रदान कर रहे हैं और जो व्यवहार कुशलता और अनुभव प्रशासन को प्रभावी बनाते हैं। अब क्यों? क्योंकि केवल नियमों के आधार पर संस्था का सफल संचालन संभव नहीं है। देखो, साइंस है तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रूल बना रहा है, लेकिन सिर्फ रूल के अकॉर्डिंग ही जो संस्था है वो उसका सफल संचालन हो नहीं चलेगा, क्योंकि जो उसको संचालित कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है वो भी डिपेंड करता है ना। क्या वो अच्छा प्रेरणा का स्रोत बन पा रहा है, जिस चीज को भी वो चला रहा है, क्या वो चीज लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है, ये सारी, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग समायोजित हो रहा है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अब देखते हैं कैसे। तो ये सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव का समन्वय है। अब टोटली हमने ये समझा, जो हमारा एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, दोनों का क्या है, एक कॉम्बिनेशन, समन्वय है। अब उदाहरण के लिए समय सारणी बनाना विज्ञान है, जैसे आपने टाइम टेबल बनाया वो विज्ञान है, जबकि शिक्षकों का समायोजन स्थापित करना, लेकिन उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो टीचर्स है उनको समायोजित करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, ये एक तरह की क्या है, कला है। अब फाइनल हम ये बोल सकते हैं
हमने एक मनोवैज्ञानिक बोले तो ये हेराल्ड कुटज है, इनका और एक और है सिरिल ओडोनेल। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज द ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट एंड यंगेस्ट ऑफ साइंस। जो मैनेजमेंट क्या है, ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट है, यंगेस्ट ऑफ साइंस है। फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि जो शैक्षिक प्रशासन है कला एवं विज्ञान दोनों का समन्वित स्वरूप है। इसका आर्ट और साइंस दोनों का समन्वित स्वरूप है। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखते हैं, उद्देश्य उन्मुख परिक्रिया, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्यों हम बोल रहे हैं जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और ये कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर अर्थ देखें तो शैक्षिक प्रकाशन की प्रत्येक गतिविधि पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचालित होती है। जो जितनी भी गतिविधियां यहाँ पे चलती है ना, तो वो जो पूर्ण से निर्धारित एम है, उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए संचालित होती है। अब इसको अगर थोड़ा डिटेल में समझे तो प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जो मेन एम है वो शैक्षिक लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। जो एम्स है, लक्ष्य हैं, उसको प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। सभी योजनाओं, संसाधन तथा गतिविधियां इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप संचालित होती हैं। तो जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी संसाधन है और गतिविधियां हैं जो हमने योजना बना दी है, यानी जो प्रशासन ने योजना बनाई है उसी के अनुरूप संचालित होती है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बिना लक्ष्य के कोई भी संस्थान प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता, यानी बिना एम के कोई भी संस्थान प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता। इंसान, कोई भी संस्थान या कोई भी इंसान भी नहीं कर सकता। जब तक उसके लाइफ में कोई गोल नहीं है तब तक वो चीज़ों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे, तो वो अपने गोल्स को कैसे अचीव करेगा, तो वो योजना बनाएगा, संसाधनों एवं मानवीय शक्तियों के समन्वय द्वारा कर सकता है। उदाहरण, बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम हेतु अतिरिक्त कक्षाओं का योजना बनाना। अब योजना तो बना दी किसी स्कूल ने कि इस बार जो बोर्ड परीक्षा है उसमें जो हमारे परिणाम है वो उत्कृष्ट रहेंगे, लेकिन इसको आगे, योजना को आगे चालू रखने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको क्या समन्वय स्थापित करके काम करना पड़ेगा सभी टीचर्स को। अब देखते हैं जो पीटर डकर है, इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अवधारणा दी और उद्देश्य उन्मुख प्रशासन पर बल प्रदान किया था। तो ये आप चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। तो फाइनल निष्कर्ष यही निकला कि उद्देश्य उन्मुख परिक्रिया है। अब देखते हैं कि हम एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को गतिशील परिक्रिया क्यों बोल रहे हैं। तो कमेंट में कमेंट करिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे। पर ये आंसर वैसा ही आंसर है जब आप बीएड का एग्जाम लिखते हैं तो डिटेल में किस अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लिखेंगे। अब देखते हैं गतिशील परिक्रिया। तो जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन शैक्षिक प्रकाशन स्थिर न होकर परिवर्तनशील है, डैट मीन्स स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक प्रोसेस है। यह समय, समाज, विज्ञान, टेक्निक तथा शिक्षा की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को निरंतर परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं, विस्तृत व्याख्या इसकी समझते हैं। जो शिक्षा है, विस्तृत व्याख्या के अंदर यही समझेंगे, शिक्षा है समाज का दर्पण मानी जाती है। क्या? शिक्षा सोसाइटी का दर्पण है, यानी सोसाइटी की जो इमेज बन रही है उसे हम शिक्षा के अनुरूप देख सकते हैं। अब देखिए, समाज में होने वाले आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तन का प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। यानी जो सोसाइटी में आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तन आता है, इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? शिक्षा व्यवस्था पे भी पड़ता है। यदि प्रशासन पुराने नियमों एवं परंपराओं तक सीमित रहे तो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। तो अगर इसको ऐसे भी समझो ना, पुराने जो रूल्स आ रहे हैं उसी पर एजुकेशन अगर टिकी रहे तो वो कैसे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा, वर्तमान नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हाँ, आगे इसीलिए हम ये भी बोल रहे हैं कि शैक्षिक प्रकाशन को समय के साथ नई नीतियां, नई शिक्षण विधियां तथा आधुनिक तकनीकी को अपनाना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रशासन निरंतर विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। अब क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि समाज तक तकनीकी निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को भी समय अनुसार बनाया आवश्यक है। कैसे बना सकते हैं? तो नई नीतियां, तकनीकी, पाठ्यक्रम और जो टीचिंग विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनको अपनाकर। जैसे कोविड-19 के दौरान विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन शिक्षा, जूम, गूगल मीट या LMS जैसे डिजिटल व्यवस्थाओं को अपनाया। तो ये क्या था? सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज करा ना, नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एजुकेशन डिजिटल करा। अब देखते हैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल रहा है, NEP 2020,
ने बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर प्रशासन की गतिशील प्रगति को मजबूत किया है। तो यहाँ पे जो NEP 2020 है उसने बहुविषयक शिक्षा पर बल दिया है, कौशल विकास वाली शिक्षा पर बल दिया है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देकर जो प्रशासन की गतिशील प्रगति को मजबूत किया है। फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि जो शैक्षिक प्रकाशन को गतिशील प्रक्रिया कहा जाता है। वाई कंटिन्यूअस प्रोसेस, अब देखेंगे कि ये सतत प्रक्रिया कैसे है। जो शैक्षिक प्रकाशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो निश्चित समय पर समाप्त नहीं होती। तो एक ऐसा फिक्स टाइम नहीं है जब ये समाप्त हो जाएगी, कंटिन्यूअस चलते रहती है ये पूरी प्रक्रिया। अब विस्तृत व्याख्या देखिए तो शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक कार्य केवल योजना बनाने तक सीमित नहीं है। तो जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं है। योजना निर्माण, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण और मूल्यांकन, इतने स्टेप्स होते हैं इसके। योजना का निर्माण हुआ, उसके बाद संगठन है, निर्देशन है, समन्वय है, नियंत्रण और मूल्यांकन जैसे कार्य लगातार चलते रहते हैं। जैसे ही एक शैक्षणिक सत्र समाप्त होता है, अगले सत्र की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए प्रशासन एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं उसको समझते हैं, क्योंकि शिक्षा कार्य पूरे वर्ष निरंतर चलते रहते हैं। कैसे चलते हैं? निरंतर योजना से, निर्देशन से, नियंत्रण से, मूल्यांकन के माध्यम से। उदाहरण के लिए जैसे प्रवेश, एडमिशन होते हैं और शिक्षण होता है, टीचिंग होती है, परीक्षा होती है, एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आते हैं, फिर पुनः प्रवेश होता है। इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होते रहती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं एक चक्रीय साइक्लिक प्रक्रिया है और नई शैक्षणिक सत्र की योजनाएं लगातार चलती रहती हैं। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह आधुनिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम इसीलिए कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रकाशन एक सतत प्रक्रिया है। समन्वयनात्मक प्रक्रिया, तो कोऑपरेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस उसको क्यों बोल रहे हैं, इसको समझते हैं। पहले अर्थ समझते हैं। शैक्षिक प्रशासन विभिन्न व्यक्तियों, विभागों एवं संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करता है। आप एक तरह से स्कूल से ही समझिए, अगर कोई एक स्कूल है वो चल रहा है तो वो टीचर्स के साथ विभिन्न संबंध स्थापित करेगा, फिर स्टूडेंट के साथ करेगा, फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ करेगा। तो इस तरह से पूरी चेन पूरी चलेगी ना। तो हम यहाँ पे ये समझे कि जो शैक्षिक प्रशासन है वो विभिन्न व्यक्तियों, विभागों एवं संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। अब आगे देखते हैं। जो शिक्षा एक सामूहिक प्रयास है। कैसा प्रयास है? सामूहिक प्रयास है। इसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, अन्य कर्मचारी मिलकर कार्य करते हैं। यदि इन सभी के बीच उचित समन्वय ना हो तो संस्थान का उद्देश्य प्राप्ति कठिन हो सकती है। प्रशासन का मुख्य कार्य है वो विभिन्न गतिविधियों एवं व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। स्कूल मैनेजमेंट का ही तो काम है पूरी तरह से कैसे ये चीजें चलेंगी। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि समन्वय के बिना संसाधनों एवं मानवीय शक्ति को प्रभावी उपयोग संभव नहीं है। कैसे हम ये समन्वय कर सकते हैं? तो कार्य का विभाजन करके, सहयोग करके और संवाद करके, नेतृत्व के माध्यम से। उदाहरण समझते हैं विद्यार्थी के वार्षिकोत्सव यानी जो एनुअल फंक्शन होता है के आयोजन में प्रधानाचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अभिभावक मिलकर कार्य करते हैं और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है हेनरी फोयन के अनुसार, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सार है, ये बोलते हैं ऐसा। फाइनल कंक्लूजन डिस्कशन यही निकला कि जो शैक्षिक प्रकाशन समन्वयनात्मक प्रक्रिया है। आगे देखते हैं निर्णय निर्माण प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो शैक्षिक प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य उचित समय पर उचित निर्णय लेना है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पूरी की पूरी, तो महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि उचित समय में सही निर्णय ले पाए। अब देखिए इसकी विस्तृत व्याख्या थोड़ा अच्छे से समझते हैं। किसी भी संस्थान का सफलता काफी हद तक उसके निर्णयों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कोई भी संस्था है उसकी सफलता काफी हद तक इस बात पे डिपेंड करती है जो निर्णय की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, डिसीजन मेकिंग पावर कितनी अच्छी है। प्रशासन को अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना पड़ता है, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित निर्णय हो, संसाधनों के उपयोग का प्रश्न हो या शिक्षकों की नियुक्ति का मामला हो। हर स्थिति में प्रशासन निर्णय लेने की प्रक्रिया से गुजरता है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि प्रशासन का प्रत्येक कार्य किसी न किसी निर्णय पर आधारित होता है। हर एक कार्य किसी न किसी निर्णय पर आधारित होता है। तो कैसे वो एक अच्छा निर्णय ले सकता है? तो समस्या का विश्लेषण करके, विकल्पों का मूल्यांकन करके तथा सर्वोत्तम विकल्प का चयन करके। उदाहरण देखो, यदि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है तो प्रशासन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तथा कार्य विभाजन का निर्णय ले सकता है। तो हमने इसको एक एग्जाम्पल से समझा। हर्बर्ट सिमन बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग को हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग को हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है।
फाइनल हमने ये समझा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन निर्णय निर्माण की एक प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। अब देखते हैं यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है, सार्वभौमिक प्रक्रिया कैसे है। प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत सभी प्रकार के संस्थानों पर लागू होते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे प्रबंधन और प्रशासन के सिद्धांत हैं वो सभी प्रकार के संस्थान, जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे लागू होते हैं। विस्तृत व्याख्या अगर हम इसकी देखें, चाहे विद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो या उपयोग उद्देश्य, सभी संस्थानों में योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आवश्यक है। तो देखिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो, सभी जगह, उद्योग हो गए, हाँ उद्योग हो, सभी जगह, सभी संस्थानों में या फिर सभी जगह बोल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? योजना, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण आवश्यक है। योजना भी आवश्यक है, संगठन भी आवश्यक है, निर्देशन और नियंत्रण भी। इसीलिए प्रशासन के मूल सिद्धांत सार्वभौमिक माने जाते हैं, यूनिवर्सल माने जाते हैं, क्योंकि उनके प्रयोग का उपयोग अलग अलग संस्थानों में भिन्न भिन्न हो सकता है। अब देखते हैं क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक संगठन के कुछ उद्देश्यों एवं संसाधनों होते हैं जिसका प्रबंधन आवश्यक होता है। अब देखते हैं कैसे हम इसका प्रबंधन कर सकते हैं। तो योजना, संगठन, नियंत्रण, योजना बना के, एक ग्रुप बना के, संगठन बना के और उसको सुचारू रूप से उसे नियंत्रित करके, जैसे सामान्य सिद्धांतों के माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरण एक समझिए तो इससे आपको क्लियर होगा। स्कूल है और जितने भी हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, सभी के कार्य विभाजन एवं नियंत्रण व्यवस्था पाई जाती है सभी में। जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है के अनुसार मैनेजमेंट यूनिवर्सल इन नेचर। तो ये हमारा शैक्षिक प्रकाशन के सार्वभौमिक प्रक्रिया को हमने समझा। अब समझते हैं लचीली प्रक्रिया, फ्लेक्सिबल प्रोसेस इसको क्यों बोल रहे हैं। और शैक्षिक प्रशासन परिस्थितियों के अनुसार अपने कार्यों एवं नीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे परिस्थिति है के अनुसार अपने कार्यक्रमों और नीतियों में आवश्यक परिवर्तन की क्षमता रखता है। अगर डिटेल में समझें, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था पूर्णतः कठोर नहीं होती। कैसी? पूर्णतः कठोर नहीं होती। समय, संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन आवश्यक होता है। यह लचीलापन प्रशासन को प्रभावी एवं प्रशासनिक बनाए रखता है। जो लचीलापन है वो प्रशासन को प्रभावी और प्रशासनिक बनाए रखता है। लचीलापन प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। एक एग्जांपल से समझेंगे। पहले ये समझें क्यों बोल रहे हैं कि हम ये जो प्रोसेस है वो एक लचीली डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि बदलती परिस्थिति में कठोर व्यवस्था प्रभावी नहीं रह सकती है। जैसे कई आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार, तो हम कैसे इसको बोल सकते हैं कि यह एक लचीली प्रोसेस है, या फिर इसको कैसे लचीली प्रोसेस बना सकते हैं। तो कई आवश्यकता एवं परिस्थिति के अनुसार नीतियों एवं कार्यक्रमों के में संशोधन करके। अब एक उदाहरण से समझते हैं। ऑनलाइन एवं ब्लेंडेड शिक्षण व्यवस्था, यानी इसका मतलब है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों को मिला के पढ़ाया जाए, यानी स्कूल में भी क्लासेस चलाई जाए, साथ ही साथ जूम मीटिंग के थ्रू भी पढ़ाया जाए या फिर गूगल मीट के थ्रू भी पढ़ाया जाए। तो ये लचीलापन को दिखाता है। अब देखते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट अडेप्टिबिलिटी एवं फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है। तो जो मॉडल मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबिलिटी पर बल देता है। अब फाइनल ये बोल सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रशासन एक लचीली प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे है इसको समझते हैं। पहले अर्थ देखते हैं। आधुनिक जो शैक्षिक प्रशासन जो है वो सहभागिता, सहयोग एवं सामूहिक निर्णयों पर आधारित है। किस पर आधारित है? सहभागिता, सहयोग एवं सामूहिक निर्णयों पर आधारित है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो पूर्व काल में जो प्रशासन का स्वरूप था वो अधिकतर अधिनायकवादी था। कैसा था? अधिनायकवादी था। लेकिन आधुनिक युग में, हम ये पूर्व काल की बात कर रहे हैं, आधुनिक युग की अब बात करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया जाता है। जैसे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर दिया जाता है। यानी कोई भी डिसीजन अगर हो रहा है तो उसमें टीचर, विद्यार्थी, अभिभावक और जो भी अन्य समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भागीदारी भी उसमें सुनिश्चित कराई जाती है। इसमें सहयोग, उत्तरदायित्व एवं कार्य के प्रति समर्पण की भावना विकसित होती है। अब देखते हैं आगे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामूहिक निर्णय अधिक प्रभावी, व्यवहारिक एवं कैसे होते हैं? स्वीकार्य होते हैं। जो सामूहिक, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सामूहिक निर्णय होते हैं ना उसमें वो अधिक प्रभावी, अधिक इफेक्टिव होते हैं, अधिक व्यवहारिक होते हैं और अधिक स्वीकार्य होते हैं, अधिक लोगों को स्वीकार होते हैं। कैसे ये कर सकते हैं हम? तो समितियां बनाकर कर सकते हैं, बैठकों के थ्रू कर सकते हैं, अपने सुझावों के थ्रू कर सकते हैं, सहभागिता के माध्यम से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट जो समिति है में प्रधानाचार्य, शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के प्रतिनिधि मिलकर विद्यालय के विकास से संबंधित निर्णय लेते हैं। जो मॉडर्न एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन
है वो बोलता है कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पर आधारित है। तो जो मॉडर्न एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है वो डेमोस्ट्रेटिव लीडरशिप के साथ साथ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पर भी आधारित है। तो फाइनली हम ये बोलेंगे जो शैक्षिक प्रकाशन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये हमने अभी तक के पूरे 12 नेचर देख लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के। फाइनल कंक्लूजन को अच्छे से समझें। इस प्रकार जो शैक्षिक प्रकाशन एक मानवीय, कौन कौन से देखे थे हमने, मानवीय प्रोसेस है, केंद्र मनुष्य रहता है, सामाजिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, उद्देश्य उन्मुख, गतिशील, सतत, समन्वयात्मक, निर्णयात्मक और सार्वभौमिक लचीली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करती है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर दें। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।